इम्पीचमेंट पे जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के एप्लीकेशन पर साइन कर दिया है 145 सांसदों ने, और उसमें से कांग्रेस भी है, राहुल गांधी भी है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, कांग्रेस के सांसदों ने किया है साइन उस पे, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आपको बताएं, खड़गे जी से मिलने के लिए बीजेपी के बड़े नेता गए थे, वहां राहुल गांधी से भी मिले वो लोग। जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं रिज्जू साहब, वो भी मिले हैं, उन्होंने भी बात करी है, और इसमें कांग्रेस को कोई ऐतराज है ही नहीं है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। कांग्रेस खुद कह रही है आगे बढ़ के कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उसमें वो कुछ बातें कह रही है। एक ये कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार की तरफ से एक एफआईआर तो दर्ज होना चाहिए कम से कम। क्यों? क्योंकि जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इतना बड़ा मामला हुआ, नोट पकड़े गए, पुलिस वहां थी, फायर ब्रिगेड वहां थी। एक कागज में एफआईआर तो लॉन्च करिए आप, चोर कुटवाना दंड, आप काम को पूरा तो कीजिए। और फिर जस्टिस शेखर यादव को आप कैसे छोड़ देंगे? आपको याद होगा कि उनके खिलाफ कांग्रेस के 50 से ज्यादा सदस्य महाभियोग का प्रस्ताव पे दस्तखत करके राज्यसभा के सभापति को दे चुके हैं। ऑलरेडी है, वो पड़ा हुआ है वो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सीपीआईएम ने अभी कह दिया संसद का सत्र शुरू होने से पहले कि जब तक जस्टिस यादव पे कार्रवाई नहीं होगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देश में बहुत गलत संदेश जाने का संभावना है कि इतने खराब बयान देने वाले आदमी को हम छोड़ देते हैं और एक जज के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। दूसरी एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने कही, ईडी वाली बात। देखिए, ईडी का मामला तो गार्बेज आइटम आगे बढ़ गया है, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को इतने स्पष्ट रूप से कार्यालय को रॉक कर देना चाहिए, अपने ऑफिस बंद करनी चाहिए, ईडी को कर रहे हैं, ईडी फेल, सारी हदों को पार कर रहे हैं। सरकार जहां खुद नहीं लड़ पाती है वहां ईडी के जरिए लड़ रही है। पब्लिक ना पीछा पगारों में जो है ईडी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया चैतन्य बघेल के मामले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करना एक ऐसा कदम है कि वो कार्रवाई तो करना चाहते हैं भूपेश बघेल के ऊपर, लेकिन भूपेश बघेल पे आप कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बेटे पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसका राजीव जी, आज एक बात और थी जो बहुत चर्चा में रही, वो था प्रधानमंत्री का भाषण या प्रधानमंत्री का मीडिया के नाम संबोधन। भाषण नहीं कहना चाहिए, जो देते हैं वो सुबह 10 बजे आके उन्होंने दिया आज वहां पे। उसमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो अभी जो अंतरिक्ष यात्री को, जिसको एक विदेश की प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भारत सरकार ने पहुंचाया था, शुभम शुक्ला को, उनके बारे में बात, सुधांशु शुक्ला उनके बारे में तो बात करते हैं, मगर पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम तो कोई भूलते ही नहीं है। वो तो जहां तक हमें याद है, हम सही बोल रहे हैं, राकेश शर्मा ही था। जी बिल्कुल, राकेश शर्मा की बात ही नहीं करते वो। क्या राकेश शर्मा भारतीय नहीं था? पहला अंतरिक्ष यात्री तो वो था। वो कहते हैं कि साहब पहला अंतरिक्ष यात्री शुभ्रांशु गया वहां पे। ये बात जो है लोगों को आज बहुत अखरी है। अपने ही देश के एक नागरिक को, एक पहले अंतरिक्ष यात्री को आप नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह पीएम ने जो बात कही है, अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो देश के 70 साल के इतिहास को कमजोर बता रहे हैं। कह रहे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, 10वें नंबर पर थी। वो देश की अर्थव्यवस्था जो 2007 में 8 में जब पूरे विश्व में मंदी आई थी, तब डिगी नहीं, तब हिली नहीं, उसको आप कमजोर बता रहे हैं। इसी तरह आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई कमजोर सा 1971 इंदिरा गांधी के खिलाफ इसीलिए बुलवाया जा रहा है। इंदिरा गांधी की लकीर क्या इससे छोटी हो जाएगी? ये सारे सवाल भी आज संसद के बीच में थे, लोगों के बीच में थे, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं, अब प्रधानमंत्री का जो असर था वो अब असर नहीं रहा। पहले लोग डरते थे, संसद की लॉबी में बात करने में डरते थे, यहाँ वहां बात करने में डरते थे।
अब हम आज देख रहे थे कि लोग खुलकर बात कर रहे हैं, पत्रकार भी खुलकर बात कर रहे थे। पत्रकार अपने मीडिया समूह में जाके चाहे जो बोले, चाहे जो दिखाएं, लेकिन अब उनकी बातों में ये बात आने लगी है कि भाई ये जो हुआ है, खड़गे जी ने जो बोला है कि आतंकवादी वो कहाँ है, ये सवाल तो बहुत जायज है जी। खड़गे जी ने जब ये बोला तो आप उस टाइम देखिए मौन समर्थन सबका मिला कि आतंकवादी वो हैं कहाँ जिन्होंने हमला किया था पहलगाम पे, उसका कोई जवाब नहीं है। ये सवाल तो बीजेपी वालों के मन में भी है। बीजेपी वालों के मन में दो सवाल बहुत गंभीर हैं। एक, वो आतंकवादी कहाँ है, दूसरा, हम पीओके की बात करते थे, वो पीओके हम हासिल कर सकते थे, आपने ऐसे नाजुक मौके पर सीजफायर क्यों किया? ये दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, सीज फायर क्यों किया या सीज फायर इम्पोर्टेंट कह रहे हैं 24 बार हमने सीज फायर हमने करवाया, तो वो यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका जिक्र बार बार आ रहा है और आएगा भी। आना चाहता हूं एक बार जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए, अगर चलिए एक मिनट के लिए जरा उधर बिहार विधानसभा में क्या कुछ हुआ है और उसको लेकर वहां के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जल्दी समय कम है, फटाफट करते हैं। पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव सीएम। आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ, वो सीएम होगा। और अभी हम तेजस्वी यादव लिख लो 100% स्टेटमेंट, नो ट्रांसफर, नो चेंज। हम सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है। बिहार का सीएम वो बोल रहा है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है ऑनलाइन स्टेटमेंट। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार का बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए, नीतीश नायडू नरेंद्र जाएंगे, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्यस्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। हमने तो सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर के, और पार्लियामेंट में भी लोग उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग, और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से। तो सुन लिया आप, बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से एसआईआर के मुद्दे को उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं, और हमने कई नेताओं को चिट्ठी लिखी, वही 35 नेताओं को जो चिट्ठी यहाँ पर 3 दिन पहले लिखी थी तेजस्वी यादव ने, उसकी बात भी यहाँ रख रहे हैं। तो पार्लियामेंट हो या उधर विधानसभा हो, हर तरफ एसआईआर की चर्चा, और चर्चा पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की तो हो ही रही है। इसलिए जरा क्या लगता है, यहाँ पे एक तरफ चुनाव आयोग की बात है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जो संवैधानिक संस्थाएं देखिए, और उन सबके बीच संविधान के हिसाब से लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, आप जानिए संसद को, और वहाँ न दिया जाए तो इसको क्या माना जाएगा, और क्या ये पूरा का पूरा सत्र वैसे ही हंगामा, शोरगुल, और फिर कार्यवाही जो है वो रुक गई, व्यवधान, इन सब के हवाले रहेगा? सुनील शुक्ला जी, अगर ये इसके हवाले रहेगा, हंगामा के हवाले रहेगा, तो इसके लिए सरकार जवाब दे है, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे। बिहार में एसआईआर का सवाल केवल कागज पत्र इकट्ठा करने का मुद्दा नहीं है। सामान्य आदमियों को, गरीब आदमी को, वंचित व्यक्ति को उसके मताधिकार छीनने का प्रयास है, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कौन जवाब देगा इसका? आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगर उनके राज्य में इस तरह की कोशिश की गई तो लोग निर्वाचन आयोग का घेराव करेंगे, धरना दे देंगे वहां पर। इलेक्शन किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ लोगों के मन में राजनीतिक दलों के प्रति के माध्यम से इस तरह की प्रतिक्रिया आने लगे, सोचने का विषय नहीं है। संसद में हंगामा को रोकना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। आप पहलगाम के आतंकियों की गिरफ्तारी पर कुछ बोलेंगे नहीं,
26/11 की घटना की जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया था, अदालत ने सबको मुक्त कर दिया, किसी को दोषी नहीं माना। जिनको ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी वो सभी आरोप मुक्त हो गए, इस पे भी आप बोलेंगे नहीं। सीज फायर किसके दबाव में आपने किया, इस पे भी आप बात नहीं करेंगे। सेना के शौर्य को लेकर इम्पोर्टेंट के टॉपिक विजय शाह साहब का बयान, चाहे जम्मू कश्मीर के एक मुख्यमंत्री एक नेता वरिष्ठ नेता का बयान, उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। तो क्या संसद में विपक्षी दल जाकर के सरकार के साथ केवल उनकी चटकर्ता करते रहेंगे? संसद जितनी सरकार की है उससे ज्यादा विपक्ष की है। ये बात संसदीय परंपरा में ये बात कही जाती है कि विपक्ष का नेता जब खड़ा हो जाएगा बोलने के लिए तो सभी लोग बैठ जाएंगे जो बोल रहे होंगे। ये बात सदन के नेता के लिए नहीं है, ये विशेष अधिकार विपक्ष के नेता के लिए। और ये कहा जाता है कि विपक्ष के नेता को संरक्षण चाहिए। किसी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी विषय पर बात करने तो हंगामा नहीं होगा। और अगर हंगामा होगा तो जो स्थितियां बन रही है तो सरकार जिम्मेदार है। और विपक्ष अपने किसी भी मुद्दे के साथ हटने के लिए तैयार नहीं है। ईडी के मामले पर सामान्य सा वक्तव्य है, वो कितना बड़ा वक्तव्य दिया है, टिप्पणी की है सर्वोच्च न्यायालय ने। राजू साहब को कहा कि अगर आप मजबूर करेंगे तो हम और गंभीर टिप्पणियां करेंगे, जब उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की जी। और तुषार मेहता साहब के सामने उन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक हथियार मत बनाइए। और ये कहा कि आप द्रोण हो गए कि जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय कोई नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार को रोकिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर तुरंत थोड़े करेंगे यार। जांच कीजिए, आपके पास सभी सबूत मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, आपको जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन केवल आरोपों के नाम पर, जांच के नाम पर गिरफ्तार करना, सालों साल उसको जेल में रखना, ये किस लोकतांत्रिक परिवेश में होता है? कहाँ नागरिक आजादी के सुरक्षा के नाम पर इस तरह कार्रवाई की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां सामान्य है। आज जो संसद में हो रहा है या जो देश के सामने प्रमुख विषय है, उन विषयों के साथ सरकार भाग रही है, ये सब देख रहे हैं। अगर उन मुद्दों पर अगर आप सरकार जवाब नहीं देती और विपक्ष के लोग अपना रोष व्यक्त करते हैं, चाहे अपनी बात मनवाने के लिए संसद में अपनी बात कहते हैं, तो कहीं से भी तर्कहीन नहीं है वो, बल्कि समय की जरूरत है। आखिर विपक्ष अपनी बात कैसे मानेगा, अपनी बात कैसे कहेगा? वो नोटिस देगा, उसको आप मानेंगे नहीं। स्थगन प्रस्ताव देगा, उसको आप मानेंगे नहीं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देगा, उसको आप मानेंगे नहीं। तो आखिर करेगा क्या? विपक्ष के सामने विकल्प क्या है? या तो जो सरकार चाह रही है वही करता रहे वो। तो यह जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, ये सब लोग देख रहे हैं कि सदन को नहीं चलने दे रहा। अगर विपक्ष की मांगों को अगर आप बात करने के लिए, अगर उसके उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए, सदन सुचारू रूप से चलेगा। और सदन में, संसद में विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है। उसके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती तो सरकार के खिलाफ प्रतिकार करना यह भी उसका दायित्व है विपक्ष का। आप यशवंत वर्मा के मामले में अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं और तो आप शेखर यादव के मामले में क्यों चुप है? क्योंकि वो आपके एजेंडा के, आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको सूट करता है। फिर आप न्यायपालिका में शुचिता की बात कैसे कर सकते हैं, एकांगी बात कैसे कर सकते हैं? जितना गंभीर विषय यशवंत वर्मा के लिए है, उतना ही गंभीर शेखर यादव के प्रति है। और अगर शेखर यादव जी के प्रति शेखर यादव का बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं, जस्टिस लगाइए। तो भी काम करते। सुनील शुक्ला जी, जस्टिस लगाइए। जस्टिस शेखर यादव, जस्टिस यशवंत। मैं माननीय कह देता हूँ साहब, माननीय न्यायमूर्ति। नहीं, आज मजेदार तथ्य मैं बता रहा हूं, क्योंकि तीसरी PIL लेकर, तीसरी याचिका लेकर वकील जब पहुंचे कोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि वर्मा ऐसे ही जस्टिस लगाए बिना जब वकील ने बोला तो उन्होंने बोला कि क्या वो आपके दोस्त हैं? बोला नहीं, दोस्त नहीं है। तो आपको पता है कि वो अभी भी जस्टिस हैं, तो फिर आप जस्टिस क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो ये है, और CJI ने पूछा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं। जस्टिस वर्मा एंड जस्टिस यादव। नहीं, ये सही भी है, मुझसे गलती हुई है, ये कहा भी जाना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब, माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव साहब, लेकिन ये ठीक है। लेकिन सवाल, लेकिन दोनों के खिलाफ
अभी प्रस्ताव लाए गए हैं, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? आप 50 सांसदों के हस्ताक्षर अभी तक आप सत्यापित नहीं कर पाए, और आप डिजिटल युग में रह रहे हैं। हर बात में आप कहते हैं कि हमारा निर्णय तो बहुत ही शानदार होता है, बहुत जल्दी हम निर्णय कर लेते हैं। डिजिटाइजेशन हिंदुस्तान का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सरकार के देख में सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। तो 50 सांसदों का जो सांसद कह रहे हैं कि हमने लिख के दिया, और आप सत्यापित कर पा रहे हैं। ये अगर आप एकांगी होंगे तो निश्चित रूप से जो आप संदेश देना चाहते हैं, आखिर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों इसलिए तो करना चाहते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किसी तरह का परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। तो न्यायमूर्ति शेखर यादव साहब के बारे में क्या है? एक विशेष विचारधारा को प्रोत्साहित करेंगे आप, और वो न्यायपालिका के हक में है। दोनों चीजें हैं, दोनों को लेकर क्या पाइए? किसी ने मैंने सशर्त समर्थन किसी ने नहीं दिया है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, उनका भी जो उनको लीगल अधिकार है, अपने लीगल अधिकार का उपयोग कर रहे हैं जी। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो तो सरकार करती हुई नहीं दिखाई पड़ती। आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। और किसी हमने भी यही पढ़ा कि जो वांछित सदस्य संख्या चाहिए वो पूरी हो गई है, और वो उन दोनों पर सदन को सौंपा जा चुका है, ठीक है। लेकिन ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति शेखर यादव के बारे में भी सभापति जी की है, उनके पास भी नोटिस है जी। और आप केवल इस बिना राज्यसभा सचिवालय रुका हुआ है कि दस्तखत का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। आज कर लिए होते आप सभापति तो सदन में सभी लोग आए हुए, आज ही कह देते कि नहीं सबका सत्यापन हो गया और ये मान लिया गया। जो लोग दस्तखत किए होंगे सदन में आते समय उनके हस्ताक्षर से आप मिलान कर लीजिए कि जो मेमोरेंडम में दस्तखत है वही है कि कोई और है। ये आप अपना एजेंडा थोड़ा चला सकते हैं, और अपने एजेंडे के अनुसार सभी लोगों को ले जाना संभव नहीं है। सरकार की जवाबदेही है, संसद को चलाने की भी जवाबदेही सरकार की है, और अगर संसद में हंगामा है तो सरकार जिम्मेदार। सरकार जो क्यों लागत है ईवीएम स्कैम चाला से। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी। न्यायमूर्ति वर्मा और न्यायमूर्ति शेखर यादव दोनों की बात चल रही है, और ईडी की बात भी चल रही है। ईडी महत्वपूर्ण भूमिका में, और ईडी को अब बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है ईडी देश में बहुत सारे कामकाज और उनके जो लिमिटेशंस हैं उनको एक बार फिर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और ये भी कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ उधर बिहार है, इधर बिहार विधानसभा है, और इधर संसद है। आपकी बात। बहुत सारे मुद्दे हैं राजीव जी, आज समय कम है जी जी। लेकिन मैं जस्टिस वर्मा के मामले में बात करता हूं। पहले तो हम लोग जरा ये समझ रहे, और खासकर हमारे दर्शक भी, कि ये बहुत टेढ़ा मामला है। जज को हटाना केवल दस्तखत करने से नहीं होगा। मिनिस्ट्री हाई कोर्ट के मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि प्रक्रिया क्या है। और आज तक आजाद भारत में एक भी जज को हटाया नहीं जा सका है। केवल एक मामला आया था जस्टिस रामास्वामी का, उन्होंने अपने घर में कुछ फर्नीचर वगैरह खरीद लिए थे जो कि सरकारी पैसे से, उसका वो आरोप था उनके ऊपर। उसमें कपिल सिब्बल ने 11 घंटे लोकसभा में बहस की थी, और वहीं से कपिल सिब्बल जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए थे, उनका टैलेंट देखा गया था। Is your private student loan debt keeping you up at? तो पहली बात कि 100 मेंबर लोकसभा के, अगर लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है, और 50 मेंबर राज्यसभा में दस्तखत करते हैं प्रस्ताव में। उसके बाद वो प्रस्ताव पेश होता है तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। स्पेशल मेजॉरिटी बता देता हूँ, मौजूद सदस्यों का 2/3। मौजूदा लोकसभा में 2/3 की फिगर है 362। तो मौजूदा जो सदस्य हैं, जिस वक्त वोटिंग हो रही है, उसका 2/3। तो उसके बाद वो जब प्रस्ताव 2/3 से पास होता है, तब एक कमेटी बनती है 3 मेंबर की। वो कमेटी जांच करती है 5-6 महीने, साल भर आरोपों की।
और उस आरोपों की जांच करने के बाद फिर वो पार्लियामेंट में आता है, फिर जस्टिस वर्मा को मौका मिलेगा अपने आप को डिफेंड करने का पार्लियामेंट में। विशेष कटघरा बनाया जाता है उनके वकील के लिए भी, एक वहां पे कोर्ट की तरीके का सिस्टम बनाया जाता है कोर्ट में, जैसे वो होता है चेम्बर। फिर वो बहस होती है, उनका वकील भी आएगा, फिर वोटिंग होती है और फिर वोटिंग से 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से वो प्रस्ताव पास होता है। तो ये प्रक्रिया है, लंबी इस प्रक्रिया। प्रक्रिया में कम से कम साल भर लगेगा। तो इसलिए जो 362 का मामला है, संख्या का 2/3 का, इनको जस्टिस शेखर यादव के मामले पर बार्गेन करना पड़ेगा विपक्ष, वरना 2/3 नहीं होगा। ये शोर शराबे से नहीं होगा, और क्योंकि वो प्रोसेस है, वो लंबा प्रोसेस है, नो रिजल्ट। तो ये प्रक्रिया है। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि खड़गे साहब 83 साल के हो गए, और बड़ा अच्छा होता कि शशि थरूर भी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे वो भी केक खिलाते हुए दिखाई देते। वो वीडियो मुझे दिखे नहीं है। लेकिन खड़गे साहब 83 साल के हैं और कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में कोई उनको ज्ञान नहीं दे रहा है कि आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोदी जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, खबर उदाहरण बताया जा रहा है, ख्याल से इसलिए इशारा दिया जा रहा है कि मोदी 16 के लिए खाली कर दें। दूसरी मरे नहीं, खाटलो मुकाए नहीं। चौंकाने वाली बात हुई है जो कि मानेंगे नहीं ये लोग, लेकिन मोहन भागवत की तरफ से संजय जोशी का नाम प्रस्तावित किया गया अध्यक्ष के लिए। जिस मरी जाए पर मोदी ना छोड़ा। आरएसएस को भी मालूम है कि ये बीजेपी नहीं मानेगी, खासकर मोदी और अमित शाह की बीजेपी। उनके संजय जोशी से और क्या इक्वेशन है मोदी के हम सब जानते हैं गुजरात में, और उनकी कैसे सीडी आ गई थी और वो फेक सीडी थी। लेकिन इनका नाम प्रस्तावित करना ही एक बड़ा संदेश देना है कि हम ये भी आपको संदेश दे रहे हैं कि आप रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट मत बनाइए। तो ये भी एक आरएसएस के अंदर चर्चा है लास्ट 11 इयर्स। ये दिखा रहा है कि मोदी कितना नॉट प्रेसिडेंट इंडिया है, ओनली ईवीएम स्कैम प्रेसिडेंट। आरएसएस के अंदर क्यासी अब नहीं रही है। और एक आखिरी बात कहूंगा राजीव जी कि 11 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, नो रिजल्ट, गुड बैड रिजल्ट। 11 ईयर बैड रिजल्ट। चर्चा कर रहे थे कितने देशों में जा चुके हैं, खाली रखड़े करे बता देशों। और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप संसद को सामना कर पाए। 11 साल लग गए आपको, 11 साल में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया आपको, जिसको आप मीडिया के सामने मन की बात करके कह रहे हैं कि बड़ी जीत है हमारी। तो यही बात संसद के अंदर भी कह दें, संसद में चर्चा करा दें। और अगर 11 साल में संसद को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो मोहन भागवत की बात सही है, फिर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जी 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 डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आप भी सहमत हैं कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और खासकर इस वक्त जबकि संसद का ये जो मॉनसून सेशन है वो समाप्त होगा, इसके बाद फिर ये 21 अगस्त को समाप्त होगा, इसके बाद सितंबर पास में ही है, 17 सितंबर। तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। यमुना है दिल्ली में, यमुना में बहुत पानी बह चुका होगा। यमुना में बहुत पानी है, लेकिन वो यमुना में बहुत गंदगी है। वो पानी जो है वो गटर में तब्दील हो गई है यमुना, ये सब जानते हैं। तो मोदी जी इस बात को जानते हैं कि अब उनके पास कुछ करने के लिए कूदना संभव नहीं है, यमुना के पानी का आचमन करना संभव नहीं है। लेकिन आरएसएस वाले कर रहे हैं उनके साथ एक तरह का ब्लैकमेल के देखो हमारे पास, हम संजय का नाम आगे कर रहे हैं हमारे आपके प्रतिद्वंदी का, तो या तो संजय जोशी को बना लीजिए राजी हो जाइए, या हम जिसे कहें उससे पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हो जाइए।
इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी में उतनी चल नहीं रही जितनी चलनी चाहिए। जो उन्हें लगता था कि मेरी चल रही है, सब लोग तू मेरी बात मान रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी नॉट प्रतिपक्ष में आप देखिए इंडिया अलायंस के दल मिल रहे हैं, कांग्रेस में एकता है, प्रियंका गांधी वाड्रा केक बनाती हैं, खजूर का केक है क्योंकि खड़गे साहब को शुगर है तो शक्कर वो खाते नहीं है। तो इस तरह के भावपूर्ण दृश्य दिख रहे हैं। ऐसे दृश्य मोदी जी के बारे में नहीं दिखते। ये कोई उनके लिए केक नहीं बनाता, शायद अहमदाबाद से भी उनके लिए केक नहीं आता, तो ये बड़ी अफसोस होता होगा उन्हें। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत निराश किया है। सत्र